हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या डायबिटिक पेशेंट्स में खाली शुगर लेवल को मेंटेन करना या शुगर को ही कंट्रोल करना क्या वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या बाकी चीज़ पर फोकस करना कि पेशेंट की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो इम्पोर्टेंट है, कि कैसे तो भी कोई भी दवा यूज़ करके हमको बस शुगर का अपना टारगेट अचीव कर लेना है, यानी 300 शुगर से 125 शुगर पे ले आना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज इसको डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इसका आंसर तो सिंपल है कि इम्पोर्टेंट ज़्यादा चॉइस ऑफ मेडिसिन है, पर ये क्यों है ये आज को डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग के दिमाग में ये होता है कि शुगर तो ठीक है ना, ये डॉक्टर मेरे शुगर को मैनेज कर ले रहा है ना, शुगर अगर 300 से 200 आ गया या 100 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, दवा कोई भी यूज़ हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आज उसको डिस्कस करेंगे कि चॉइस ऑफ ड्रग्स क्यों मैटर करता है और कौन सी दवाएं हैं जो ज़्यादा अच्छी है, कौन सी दवाएं जो उतनी अच्छी नहीं है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखिए, शुगर कंट्रोल करना ऑलमोस्ट हर शुगर वाली मेडिसिन का काम होता है। कोई मेडिसिन लेकिन उसके अलावा क्या इफेक्ट कर रही है उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। कोई मेडिसिन, मान लीजिए अगर इंसुलिन है वो वज़न बढ़ाती है, मेटफॉर्मिन और डेपाग्लिफ्लोजिन जो है वो वज़न कम करती है। मान लीजिए पेशेंट का अगर वज़न ज़्यादा है तो हमको मेटफॉर्मिन डेपाग्लिफ्लोजिन पर ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, इंसुलिन को नहीं देना चाहिए। सल्फोनाइलुरिया भी वज़न बढ़ा सकती है। तो जो मेडिसिन का एडिशनल क्या इफेक्ट है उस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपको बॉडी में इंसुलिन की कमी है, आपने सल्फोनाइलुरिया दिया तो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ गया, तो वो काम कर रहा है, लेकिन पैनक्रेटिक सेल्स पर वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा है जिसकी वजह से पैनक्रेटिक सेल्स का डैमेज बढ़ रहा है। जबकि अगर हम बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं या ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं जो पैनक्रेटिक सेल्स पर प्रेशर नहीं कर रहा है तो वो पैनक्रेटिक सेल्स को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो दवाइयाँ अच्छी हैं। तो अगर ऑलरेडी किसी का इंसुलिन प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज है तो वहाँ पे ये सल्फोनाइलुरिया शुगर को उल्टा और ज़्यादा कंट्रोल करेगी, ज़्यादा पोटेंट दवा है, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है उसका शुगर को कंट्रोल करने में, लेकिन तरीका जो है वो अच्छा नहीं है। सल्फोनाइलुरिया का मतलब ये है कि ग्लिमिप्राइड, ग्लिमिक्लामाइड, ग्लाइक्लाजाइड ये सबसे कॉमन यूज मेडिसिन है जो डायबिटीज़ में यूज़ होती है, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है पैनक्रेटिक लेवल पर वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये पैनक्रेटिक सेल्स को डैमेज करती हैं और लंबे समय में वो हार्ट के लिए, किडनी के लिए, पैनक्रियास के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये मेडिसिन से भी आप शुगर कंट्रोल अचीव कर सकते हो, लेकिन फ़ायदा उतना नहीं करेगा। वैसे अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो SGLT2 इनिबिटर्स जो है, यानी डेपाग्लिफ्लोजिन, एम्पैग्लिफ्लोजिन, रेमोग्लिफ्लोजिन, ये ग्रुप की जो मेडिसिन है वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये मेडिसिन किडनी को भी इम्प्रूव करती है, हार्ट फेलियर को भी सुधारती है और लॉन्ग टर्म एंड पॉइंट्स इनके अच्छे हैं। जिनका वजन ज़्यादा है तो वजन भी कम करती है, तो वैसे लोग में ये दवा ज़्यादा अच्छी है। मान लीजिए किसी को अगर मेटफॉर्मिन से जीआई इंटॉलरेंस हो रहा है, वोग्लिबूस से जीआई इंटॉलरेंस हो रहा है, पेट गड़बड़ हो रहा है, एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप दूसरे ग्रुप की मेडिसिन दे सकते हो। SGLT2 इनिबिटर्स के अलावा जो ग्लिप्टिन ग्रुप की मेडिसिन है वो भी कई बार बहुत अच्छी रहती है कि वो शुगर लेवल्स को बहुत कम नहीं करती, हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा नहीं करती है। यानी कि ये अगर उस पेशेंट को दी जाती है जिनको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए अच्छी है। जबकि इंसुलिन और सल्फोनाइलुरिया बहुत ज़्यादा बदनाम है हाइपोग्लाइसीमिया करने के लिए, यानी शुगर लेवल को बहुत कम कर देने के लिए। तो हर व्यक्ति की क्या इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये डिसाइड करने के लिए कि उसके लिए इंसुलिन अच्छा है कि मेडिसिन अच्छा है, और इंसुलिन मेडिसिन के अलावा कोई और ऑप्शंस हैं, डाइट एक्सरसाइज के अलावा भी और क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है, वो हर एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल उसकी क्या ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में देकर डिसाइड करना होता है। सिर्फ नंबर्स पर फोकस आपको नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर मेडिसिन शुगर कम करने के लिए काम करती है। तो आपका अगर 300 शुगर है तो उसको 125 या 100 जो लाना है वो हर मेडिसिन कर देगी, लेकिन ये करने के प्रोसेस में जो वो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जो वो एडिशनल इफेक्ट्स कर रही है, जो वजन पे उसका इफेक्ट हो रहा है, जो हार्ट और किडनी पे उसका इफेक्ट हो रहा है, जो पेट में उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा कितना नुकसान कर रही है, और पेशेंट को लॉन्ग टर्म में हार्ट के प्रॉब्लम से, किडनी के प्रॉब्लम से या डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से कितना वो प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अलावा कई बार लोगों की पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती है कि एक पर्टिकुलर ड्रग उनको सूट होती है, एक नहीं होती। कई बार दवाओं के इंट्रैक्शंस को भी ध्यान में रखना होता है कि दो दवाओं के बीच में आपस में रिएक्शन कैसे हो रहा है। अगर एक ही तरह की दो दवाइयाँ हम दे रहे हैं तो दोनों मिलकर शुगर कम कर देगी, लेकिन आपस में उनका इंट्रैक्शन होने का चांस ज़्यादा है। तो किस तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं, उनका आपस में कैसा इंट्रैक्शन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके अलावा कॉस्ट को भी ध्यान देना ज़रूरी होता है
कुछ मेडिसिन आती है जो बहुत कॉस्टली होती है, पेशेंट को आपने वो देना चालू कर दिया तो पेशेंट थोड़े दिन लेगा फिर बंद कर देगा, क्योंकि वो कॉस्ट अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो वो सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कई एक्जॉटिक मेडिसिन हैं जो काफ़ी कॉस्टली है। इनफैक्ट ग्लिप्टिन्स और SGLT2 इनहिबिटर्स ये भी 1-8 साल पहले तक काफ़ी कॉस्टली थी। अभी ये पेटेंट से 1 साल से 1.5 साल से बाहर आ गई है तो सस्ती हो गई, पर पहले ये भी काफ़ी कॉस्टली थी। तो वैसी मेडिसिन अगर आप पेशेंट को लिखते हो तो, या पेशेंट को अगर ऐसी मेडिसिन लेना चालू करता है तो वैसी मेडिसिन पेशेंट के लिए लंबे समय तक ले पाना मुश्किल होता है, क्योंकि कॉस्टली बहुत होती है। बजट को भी पेशेंट का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा जो पेशेंट है वो दवाई ले सकता है या नहीं, और उसके लिए कॉस्ट कितना बड़ा इशू है। हेवी कॉस्टली मेडिसिन अगर हम उसको देते हैं तो वो ले सकता है कि नहीं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पेशेंट को कितनी बार हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी ब्रिटल डायबिटीज़ है कि शुगर लेवल्स बहुत बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो हमको चूज़ करके वही दवा देनी पड़ेगी जो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करते। यदि किसी को ऐसा है कि शुगर लेवल्स मेंटेन रह रहे हैं, बहुत हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है और अच्छे से मैनेज हो जाता है, कभी भर्ती नहीं करना पड़ा है, तो उसमें हम थोड़ा रिस्की मेडिसिन भी उनको दे सकते हैं, सल्फोनाइलिडिया, या उनको इंसुलिन पर भी ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि वैसे पेशेंट्स में आपको हाइपोग्लाइसीमिया का उतना रिस्क नहीं है। इसके अलावा जो लेटेस्ट रिसर्चेस वगैरह उस पर भी विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। कई बार कोई लेटेस्ट रिसर्च कोई पर्टिकुलर दवा के साथ आती है जो ये साबित करती है कि वो एक पर्टिकुलर मामले में दूसरे से ज़्यादा अच्छी है, तो फिर हम उसे प्रेफर करने लगते हैं। इसके अलावा कौन सी दवा कितने घंटे एक्शन करती है ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कई दवा कम देर एक्शन करती है, कई दवा ज़्यादा देर एक्शन करती है, तो शुगर लेवल्स का 24 आवर्स तक कैसा कंट्रोल मेंटेन रह रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसी दवा देते हैं जो 4 घंटे असर करती है, वो 4 घंटे तो शुगर अच्छा कंट्रोल रहता है, लेकिन उसके बाद वापस बढ़ जाता है। तो जो कंटिन्यूस कंसिस्टेंट 24 घंटे अच्छा इफेक्ट दे वो दवा को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जो दवा को 4 बार या 8 बार लेना पड़ेगा वो पेशेंट इरिटेट हो जाएगा, तो कंप्लायंस का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वैसी दवाओं को हम कम प्रायोरिटी में रखेंगे। तो यानी कि बेसिक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिर्फ शुगर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, दवाओं के क्या एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं और वो बाकी क्या फ़ायदे नुकसान कर रहे हैं उसको भी ध्यान देना ज़रूरी है। तभी हम एक परफेक्ट पेशेंट के लिए कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर पाएंगे कि ये पेशेंट को ये दवा सूट करेगी, या ये इंसुलिन देना चाहिए या ये नहीं देना चाहिए। वो डिसाइड करने के लिए ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। सिर्फ खाली 300 से 100 शुगर करना है, कैसे भी अचीव करना है, वो टारगेट नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के और पेशेंट की चॉइसेस को ध्यान में रख के, उसके बजट को ध्यान में रख के डिसाइड करना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।